students, how are you all? I am Garima Rathod, your chemistry educator, again here to welcome you all to the digital platform of Shri Karni Academy and EduTech. Students, हम लोग हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत आगे बढ़ चुके हैं. बहुत सारे टॉपिक्स हमने कर लिए हैं, रिएक्शंस, रिएक्शन मैकेनिज्म और भी बहुत सारी बातें एल्केन, एल्काइन और एल्काइंस से रिलेटेड बहुत सारे रिएक्शंस, उनकी प्रॉपर्टीज, उनका प्रिपरेशन, ये सब हम करके आ चुके हैं. आई होप आप वो सारे वीडियोस देख के आए हैं. नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए ताकि आपको आगे के टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर होंगे. तो आज मैं आपके लिए फिर से लेके आई हूँ वेरी न्यू एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू ऑल द इम्पॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एंड इवन बोर्ड एग्जाम्स जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज़ रिलेटेड टू हैलोजिनेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स. तो आज का हमारा टॉपिक रिलेटेड है उन हाइड्रोकार्बन्स से रिलेटेड है जिन पे हैलोजन प्रेजेंट होगा, या यूं कह दे जिन पे हैलोजन अटैच होगा. अब हैलोजन कब अटैच हो सकता है, मेरे ख्याल से ये वर्ड पढ़ते ही आपके दिमाग में आ गई होगी ये बात तो, कि व्हेन इट इज पॉसिबल टू अटैच हैलोजन एटम टू द हाइड्रोकार्बन. क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की, तो हम पहले सभी तरह के हैलोजन डेरिवेटिव्स विच इज पॉसिबल विद इन द एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन वो डिस्कस करेंगे. एंड देन वही हमारा ट्रेंड जो चलते आ रहा है, विल डिस्कस the preparations and then the properties of all the halogen derivatives. Okay students, ready? So let's start now. पहले हम लोग टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं. हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स और हेलो एल्केन्स, इसी नाम से ये चैप्टर आपका फेमस है. हेलो एल्केन्स के नाम से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं इसमें बनते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो इसमें बनते हैं, बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो आपने शायद नहीं सुनी होगी और जो आप पहली बार देखेंगे सुनेंगे, और उन्हीं से रिलेटेड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पे बनते हैं, फ्रेम होते हैं. और अक्सर हर कंपटीशन एग्जाम्स में इस चैप्टर से, इस इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं. सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. पहले डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग एंड देन आगे स्टार्ट करेंगे. हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स, यानी एल्केन्स पर हम लोग हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, हेलोजन को अटैच करके जिन कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं उन्हें कहते हैं हेलो एल्केन्स. हेलो वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द हेलोजन. ठीक है, तो एल्केन्स के हेलोजन डेरिवेटिव्स क्या कहलाएंगे? हेलो एल्केन्स कहलाते हैं. ओके एवरीवन, सो लेट्स चेक द डेफिनेशन फर्स्ट एंड देन विल बी प्रोसीडिंग फॉर सम न्यू टॉपिक्स. कंपाउंड्स डिराइव्ड फ्रॉम एल्केन्स by the replacement of one or more hydrogen atoms. अगर आपको साफ दिख रहा है, अगर आपने एल्केन के वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स का रिप्लेसमेंट कर दिया है, सब्स्टिट्यूशन कर दिया है, लेकिन किससे? फ्रॉम द हेलोजन एटम, देन यू विल बी गेटिंग द हेलो एल्केन्स. ओके, by the corresponding number of halogen atoms. The halogen atoms are fluorine, chlorine, bromine or iodine, are termed as halogen derivatives of alkanes, or simply we can say them as haloalkanes. ओके एवरीवन, तो आप लोगों को पता है अगर हमें हेलोजन डेरिवेटिव बनाना है तो वी नीड टू रिप्लेस वन और मोर हाइड्रोजन फ्रॉम द एल्केन, और हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे हम हेलोजन से, देन वी वुड बी गेटिंग हेलो एल्केन्स. तो लेट्स चेक वन एग्जांपल. सपोज हमारे पास है द सिंपल मोस्ट एल्केन विच इज नोन एज मीथेन. नाउ इस कार्बन की कोई वैलेंसी फ्री नहीं है, तो हम यहाँ से हेलोजन डेरिवेटिव नहीं बना सकते. तो अगर मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन का रिप्लेस कर देती हूँ और एक हेलोजन यहाँ पे अटैच कर देती हूँ, सो वी वुड बी हैविंग CH3X. इजंट इट क्लियर? देन अगर यहाँ पे और हाइड्रोजन्स का मैं रिप्लेस कर देती हूँ, one more hydrogen I am replacing, one more halogen I am connecting, so I would be getting some more number of halogen present in the compound. After that अभी भी और present है तो मैं इसको भी replace करने की कोशिश करती हूँ. Then I would be having this type of compound, और सबसे लास्ट में if I can replace this one more hydrogen atom, then I would be having this. अब इससे ज़्यादा हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है हमारे एल्केन में, सो इससे ज़्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम और ज़्यादा हेलोजन को यहाँ पे अटैच नहीं कर सकते. तो ये जो एग्जांपल मैंने आपको अभी बताया है, इससे ये बात बिल्कुल साफ क्लियर है कि हेलोजन डेरिवेटिव्स जो हैं, हेलो एल्केन्स जो हैं, वो कई तरह के हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द
हेलोजन एटम अटैच टू द हाइड्रोकार्बन. ओके एवरीवन, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ओनली वन हेलोजन एटम इज प्रेजेंट, तो हम इसको मोनो हेलो डेरिवेटिव कह सकते हैं. यहाँ पे इट इज वेरी क्लियरली सीन कि दो हाइड्रोजन रिप्लेस करके दो हेलोजन हमने अटैच किया है, तो इट कैन बी नोन एज डाई हेलो डेरिवेटिव. नाउ हियर इट इज वेरी क्लियर, थ्री हेलोजन है तो वी कैन से इट ट्राई हेलो डेरिवेटिव और इट कैन बी टेट्रा हेलो डेरिवेटिव. अगर इससे ज्यादा आपके पास हेलोजन प्रेजेंट होते हैं, लाइक अगर आपके पास इथेन है और आपने इसके सारे हाइड्रोजन जो है वो हेलोजन से रिप्लेस कर दिए लाइक दिस, ओके, सो हम इसे कहेंगे पॉली हेलो डेरिवेटिव. ओके एवरीवन, नोट डाउन करेंगे ये सभी बातें आप लोग, बिकॉज दीज आर द जनरल एग्जाम्पल और जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेलो एल्केन्स. और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको इसमें मिलने वाले हैं जो वैसे आप पढ़ भी चुके हैं. बहुत सारी वही बातें आपको यहाँ पे अप्लाई करनी होगी, लेकिन फिर भी बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ओके एवरीवन, आइए आगे मूव ऑन करते हैं. Now let us discuss the different types of halogen derivatives. Okay, हम लोग किस किस तरह से halogen derivatives को different categories में divide कर सकते हैं. So the first one is mono halogen derivatives. Now the mono word is related to the number. ओके, अगर हम नंबर की बात करते हैं तो मोनो हेलोजन मीन्स ओनली वन हेलोजन एटम. मोनो मीन्स वन. अगर वन हेलोजन एटम प्रेजेंट है हमारे कंपाउंड में तो उस तरह के कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, मोनो हेलो डेरिवेटिव और मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, और सिंपली मोनो हेलो एल्केन भी हम उसे कह सकते हैं. लो डेफिनेशन चेक कर लो, नोट डाउन कर लो. व्हेन वन हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू कार्बन एटम दे आर कॉमनली रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला Rx. इसको ध्यान रखना है, Rx से हम रिप्रेजेंट करते हैं मोनो हेलो डेरिवेटिव्स को, वेयर R इज एन एल्काइल रेडिकल एंड X इज हेलोजन एटम. तो हम जनरली Rx को एल्काइल हैलाइड भी कहते हैं. ओके एवरीवन, सो दिस इज द कॉमन रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोनो हेलो डेरिवेटिव Rx या फिर एल्काइल हैलाइड. क्लियर. अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता देती हूँ और आपको भी एग्जाम्पल्स नोट डाउन करने हैं. सपोज यू आर हैविंग CH3Cl, सपोज यू आर हैविंग CH3Br, CH3I. आप देख रहे हैं इन सभी पे एक एक हेलोजन एटम प्रेजेंट है. अगर आपके पास हो C2H5Br, C3H7Cl, so these all are having only one halogen atom, so they all can be categorized अकॉर्डिंग टू मोनो हेलोजन डेरिवेटिव. इसका नाम आपको पता है, क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, आयोडोमीथेन, ब्रोमो इथेन, क्लोरोप्रोपेन. ओके, और अगर कॉमन नेमिंग की बात करें तो हम क्या लिखते हैं, इथाइल ब्रोमाइड. ओके एवरीवन, आप ये सब बातें पढ़ चुके इसलिए हम लोग यहाँ पे ये सब बातें फिर से डिस्कस नहीं करेंगे. क्लियर. थोड़ा सा और एक मैं इंट्रोडक्शन यहाँ पे आपको देना चाहूंगी. मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स जो है वो कई तरह के, फिर इनको क्लासीफाई किया जा सकता है इनटू डिफरेंट टाइप्स. थोड़ा सा और आप लोग नोट डाउन करेंगे यहाँ पे. इफ यू वांट टू क्लासीफाई, इफ यू वांट टू फर्दर स्टडी अबाउट मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स, सो दे कैन बी क्लासिफाइड एज 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री. 1 डिग्री का मतलब क्या है, आपका हेलोजन एटम जो है वो ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो खुद सिर्फ एक ही कार्बन से कनेक्टेड है. सो दिस विल बी नोन एज मोनो हेलोजन. अगर हम बात करते हैं 2 डिग्री की, सो 1, 2, 3 और हेलोजन ऐसे कार्बन से कनेक्टेड है विच इज अगेन कनेक्टेड टू 2 मोर कार्बन एटम, तो इसे हम कहेंगे 2 डिग्री. देन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट 3 डिग्री तो 1, 2, 3, दिस इज 4 और हेलोजन यहाँ पे कनेक्टेड है. सो यू आर टॉकिंग अबाउट दिस कार्बन. ये जो कार्बन है इसे हम क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन भी कह सकते हैं, बिकॉज इट इज हैविंग अ फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड टू इटसेल्फ. क्लियर एवरीवन. तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये कार्बन जिसपे हेलोजन कनेक्टेड है, इट इज बाउंडेड टू द 3 कार्बन एटम, सो इट इज नोन एज 3 डिग्री. इट इज अगेन कनेक्टेड विद 2 कार्बन, सो इट इज 2 डिग्री. इट इज कनेक्टेड ओनली विद 1 कार्बन, सो इट इज नोन एज 1 डिग्री. सभी में आप देख लो दे आर मोनो हेलो डेरिवेटिव, सभी में एक हेलोजन है. क्लियर है बात. नोट डाउन कर लिया आपने एग्जाम्पल. आप वैसे पढ़ चुके हो, डिस्कस कर चुके हो इन सब बातों को, नेमिंग भी आपको पता है, लेकिन क्योंकि हम लोग हेलो एल्केन वाला पूरा चैप्टर कर रहे हैं इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन फिर से दे दिया इन बातों का. ओके, ओके, ठीक है.
डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स, ये दिस इज द सेकेंड क्लास ऑफ हेलो एल्केन्स जिसमें हम बात कर रहे हैं अगेन वी आर क्लासिफाइंग द हेलोजन कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स प्रेजेंट विद इन द कंपाउंड. सो डाई जो वर्ड है इट इज the meaning of this word is 2. So whenever we see that 2 halogen atoms are present within the single compound itself, तो हम इस तरह के कंपाउंड को क्या कहते हैं, डाई हेलो एल्केन कह सकते हैं, और कॉमनली हम उसको जनरली ऐसा भी कह सकते हैं डाई हेलोजन डेरिवेटिव है. सो लेट अस चेक द डेफिनेशन फर्स्ट, और फिर मैं एग्जांपल्स लिखूंगी आपके लिए जो आपको भी नोट डाउन करने हैं. The dihalogen derivatives of alkanes are derived by the replacement of 2 हाइड्रोजन एटम्स. तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 2 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करना पड़ेगा. किससे, हेलोजन एटम से. 2 हाइड्रोजन हटाएंगे तो 2 हेलोजन आपको यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे. देन यू विल बी हैविंग डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स. ओके, छोटा सा एग्जांपल हम इसका चेक कर लेते हैं. सपोज दिस इज मीथेन, मैंने 1 हाइड्रोजन रिप्लेस किया, 1 हेलोजन लगाया, तो दिस वॉज CH3X. बट अगर मैं यहाँ से एक और हाइड्रोजन रिप्लेस हटा दूँ, ये लीजिए, और एक और हेलोजन यहाँ पे कनेक्ट कर दूँ, सो आई वुड बी हैविंग डाई हेलोजन डेरिवेटिव. ओके एवरीवन, समझ आ रही है बात आपको. अब बेटा जिस तरह से आपने अभी अभी देखा कि मोनो हेलो डेरिवेटिव्स जो हैं दे कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स. ओके, व्हेन ओनली सिंगल हाइड्रोजन एटम इज कनेक्टेड विद इन द कंपाउंड, तो हम उनको भी डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री. इसी तरह से डाई हेलो डेरिवेटिव्स जो हैं उनके भी डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, उन्हें भी फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है. तो वो थोड़ा सा आप देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं. द डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स आर मेनली ऑफ 3 टाइप्स. ओके, हमें 3 तरह से इनको डिवाइड करना है. सो लेट अस सी, द फर्स्ट वन इज जैम डाई हेलाइड्स. मैंने आपको पहले भी इस वर्ड से इंट्रोड्यूस करवाया है, ऐसा नहीं है कि आप लोग ये वर्ड फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हैं. जेम डाइहेलाइड का मतलब मैंने आपको बताया भी था, जेम ऑन द सेम, इस तरह से आप याद रख सकते हो. ये देखिए यहाँ पे लिखा है, तो लेट अस चेक द डेफिनेशन. इन दीज डेरिवेटिव्स बोथ द हेलोजन एटम्स आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन एटम. जेम सेम ऐसे याद रख लेना. दीज एटम आर कॉल्ड एल्काइलिडीन हेलाइड्स. आपको ये वर्ड भी ध्यान रखना है, कॉमन लैंग्वेज में या कॉमन जो वर्ड इनके लिए दिया गया है डाई हेलोजन के लिए, डाई हेलाइड्स के लिए, जिसमें जेम वाले जो हैं बेसिकली जिसमें दोनों हेलोजन आपके एक ही कार्बन से कनेक्ट होंगे, उनके लिए एक और वर्ड यहाँ पे दिया गया है विच इज नोन एज एल्काइलिडीन हेलाइड्स. ओके, एल्काइलिडीन हेलाइड्स किसके लिए, जेम के लिए. अब जेम का मतलब है सेम, तो लेट अस चेक एग्जांपल्स. सपोज यू आर हैविंग 2 कार्बन, ओके, और एक कार्बन पे तीनों हाइड्रोजन है, बट दूसरे पे यू आर हैविंग 2 हेलोजन. ओके, सो इस तरह के कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, जेम डाइहेलाइड, जहाँ पे 2 हेलोजन तो प्रेजेंट है बट दे आर कनेक्टेड टू द सिंगल कार्बन एटम. क्लियर एवरीवन? सो दिस इज 1,1 डाइक्लोरोइथेन. अगर इस तरह का मिले, यहाँ पे भी इट इज वेरी मच क्लियर कि दोनों हेलोजन जो है वो सिमिलर कार्बन से ही कनेक्टेड है. सो वी से इट 2,2 डाइब्रोमो प्रोपेन. अगर ऐसी कंडीशन हो, तो यहाँ पे क्या करोगे, इट इज, हाँ हेलोजन दोनों डिफरेंट है पर कनेक्टेड तो सेम ही कार्बन से, तो दिस इज अगेन जेम डाइहेलाइड. ओके एवरीवन, एग्जांपल क्लियर है आई थिंक, नोट डाउन कर रहे हैं आप लोग. विस डाइहेलाइड्स, विस का जो नाम है वो भी मैंने आपको बताया हुआ है, इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम विसिनल डाइहेलाइड्स. क्या मतलब है विसिनल का, जेम का मतलब आई थिंक आपको समझ आ गया है, जहाँ पे एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन कनेक्टेड होते हैं. विस डाइहेलाइड का क्या मतलब है, इन दीज डेरिवेटिव्स द हेलोजन एटम्स आर अटैच्ड टू एडजेसेंट कार्बन एटम्स. पोजीशन का ध्यान देना है आपको. आपके पास 2 हेलोजन तो हैं बट वो कहाँ पे कनेक्टेड हैं, इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, डाइहेलाइड्स को फिर डिफरेंट क्लासेस में कैटेगराइज कर दिया है. तो जेम मतलब सेम और विस मतलब एडजेसेंट पे अगर प्रेजेंट है दोनों हेलोजन एडजेसेंट कार्बन पे, तब हम उसे कहते हैं विसिनल डाइहेलाइड, और हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं विस डाइहेलाइड्स.
ओके, सो लेट अस चेक। और इनका जो कॉमन नेम है इट इज नोन एज एल्काइलीन डाइहैलाइड्स, एल्काइलीन डाइहैलाइड्स। क्लियर है? एल्काइलिडीन उनके लिए हम यूज करते थे और एल्काइलीन इनके लिए यूज करते हैं। तो लेट अस चेक वन एग्जांपल। सपोज यू आर अगेन हैविंग इथेन और इस बार आपके दोनों हैलोजन एडजेसेंट कार्बन पे, तो वन शुड बी प्रेजेंट हियर एंड अनदर शुड बी कनेक्टेड हियर, सो इट वुड बी 1,2-डाइक्लोरोईथेन। क्लियर है? एक और एग्जांपल देख लो, एक यहां पर हो और दूसरा यहां पर। व्हाट इज दिस? एडजेसेंट कार्बन पे पोजीशन 1-2 वाली जो पोजीशन है, तब हम उसे क्या कहेंगे? विस डाइहैलाइड। अगर यहां पे होता this is 2-3, the position is 2-3 but they are again adjacent to each other। क्लियर है? ऐसा नहीं है कि एक फर्स्ट पे और एक थर्ड पे है, एक फर्स्ट पे और एक लास्ट पे है, ऐसा नहीं है। एडजेसेंट है, चाहे कहीं पर भी हो बट एडजेसेंट हो। सपोज इस तरह का होता, आपके पास 5 कार्बन होता, ओके, 1 पे लग जाता और 2 पे लग जाता, देन ऑल्सो इट वॉज विसिनल, और 2 पे और 3 पे लग जाता, देन ऑल्सो इट वुड बी विसिनल ओनली। यही बातें कुछ है जो आपको अपने दिमाग में रखनी है। विसिनल डाइहैलाइड का मतलब क्या है, किस तरह से अरेंजमेंट होता है, किस तरह की स्ट्रक्चर होती है, किस तरह से नेमिंग होती है। अगर आपको विसिनल वर्ड का मतलब पता है तो फिर कहीं पे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप समझ आ गई ये बात। आगे मूव ऑन करते हैं बेटा। ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव। नाउ द वर्ड ट्राई इट इज़ वेरी मच क्लियर। क्या मतलब होगा? यहाँ पे 3 हैलोजन एटम्स जो हैं वो एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट होंगे। ओके, तब हम इस तरह के कंपाउंड्स को क्या कहेंगे? ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स कहेंगे। क्लियर एवरीवन? आओ डेफिनेशन चेक करते हैं सबसे पहले। ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स आर डिराइव्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ 3 हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम एल्केन्स बाय 3 हैलोजन एटम। तो आपको क्या करना है? 3 हाइड्रोजन को, किसी भी एल्केन के 3 हाइड्रोजन को 3 हैलोजन से रिप्लेस करना है। बात तो वही है। क्लियर है? ऑल द 3 एटम्स आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन इन डेरिवेटिव्स ऑफ मीथेन। ये तो बहुत क्लियर सी बात है। अगर हमारे पास एक ही कार्बन है तो उसी पे तीनों हैलोजन प्रेजेंट होंगे कि नहीं? तो लेट अस सी। अगर आपके पास मीथेन है CH4 और आपने इसके तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस करके 3 क्लोरीन लगा दिए हैं, ओके, तो क्या बनेगा? CHCl3। इसे हम कॉमनली कहते हैं क्लोरोफॉर्म। वही क्लोरोफॉर्म जो आप लोग देखते हैं, सुनते हैं, बेहोश करने के जो काम आती है। दिस इज क्या है? ये ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव है ऑफ मीथेन। अगर आप इसकी जगह लगा देते हैं 3 ब्रोमीन लगाते हैं आप, तो क्या बन जाएगा? CHBr3 और इसे हम कहेंगे ब्रोमोफॉर्म। अगर आप लगा देते हैं यहाँ पे 3 आयोडीन, ओके, इफ यू आर कनेक्टिंग हियर 3 आयोडीन्स, सो CHI3, इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे आयोडोफॉर्म। ओके एवरीवन, सो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म का क्या मतलब है? दीज आर द ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ मीथेन। लेकिन जैसे ही 2 कार्बन या 3 कार्बन या 4 कार्बन मिलेंगे तो फिर वहां पे ऐसी कंडीशन नहीं बनेगी। ये सिर्फ और सिर्फ मीथेन के लिए है, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आयोडोफॉर्म। बाकी से जितने भी आप कंपाउंड बनाएंगे, डेरिवेटिव्स बनाएंगे, उन सब के लिए आपको IUPAC नेमिंग पे ही ध्यान देना है, जो आप लोग सीख चुके हैं और आप लोग अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। आइए, नाउ द लास्ट टाइप ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स इज टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव। सो दिस टेट्रा वर्ड इज अगेन फॉर द नंबर ऑफ हैलोजन एंड इट इज डिनोटिंग द नंबर 4। क्लियर है? तो इस टेट्रा वर्ड का क्या मतलब है कि कम से कम आपके पास 4 हैलोजन जो है वो प्रेजेंट हो गए विद इन द सिंगल कंपाउंड। तो डेफिनेशन चेक करते हैं, फिर एग्जाम्पल बताते हैं आपको। द टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव्स आर derived by the replacement of 4 hydrogen atoms from alkanes by 4 halogen atom। तो 4 हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होता है by the 4 halogen atom। मतलब अगर हम मीथेन की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं मीथेन की जिसके पास 4 हाइड्रोजन है, तो इसके चारों के चारों हाइड्रोजन
चारों के चारों हेलोजन से रिप्लेस हो जाएं, लाइक दिस। अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन लगाती हूँ तो ये इस तरह का दिखेगा, CCl4। ओके, इसका नाम क्या लिखोगे? टेट्रा क्लोरो इथेन, इजंट इट मीथेन, सॉरी, टेट्रा क्लोरो मीथेन, इजंट इट। और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, जैसा कि आपने कॉमन नेमिंग में सीखा है। अब ये बचा क्या है बेचारा? अकेला कार्बन ही तो बचा, कुछ और है ही नहीं इसके पास, तो इसका नाम मिथाइल क्लोराइड नहीं होगा, इसका नाम क्या होगा? इट वुड बी कार्बन टेट्रा क्लोराइड, क्योंकि मिथाइल है ही नहीं, इट इज ओनली कार्बन एटम, जिससे सारे हाइड्रोजन तो आप लोगों ने रिप्लेस कर ही दिए हैं। ओके एवरीवन, आई होप समझ आ गए आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ derivatives of halogen when we are just substituting the different hydrogen from the alkane by the different halogen atoms। तो आपके पास इतनी सारी कैटेगरीज ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो सकता है। इन सभी की नॉलेज जो है वो आपके इसी चैप्टर में आपको पढ़नी है, प्रिपरेशन भी और प्रॉपर्टीज भी। क्लियर? आई थिंक आपने नोट डाउन किए हैं सारे एग्जाम्पल्स। आइए मूव ऑन करते हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक, जनरल मैथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनोहेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रिपरेशन मेथड्स की, वो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिनसे हम एल्काइल हैलाइड्स को या फिर मोनोहेलोजन डेरिवेटिव्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है कंपाउंड्स की, इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, कमर्शियल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, मेडिसिनल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से इनको अगर वास्ट लेवल पे प्रोड्यूस करना है तो वो कौन से तरीके हो सकते हैं जहाँ पे हम इनको कम लेवल पे यानी लेबोरेटरी में या फिर ज़्यादा अमाउंट में यानी इंडस्ट्रियल लेवल पे किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके एवरीवन, तो आओ ये वन बाय वन चेक करते हैं हम इनके मेथड्स। The first one is from alkanes. The very first one is from alkanes. तो आपको ये पता चल गया है कि एल्केन आपका सबस्ट्रेट बनने वाला है। थोड़ा सा आइडिया लगाओ, क्या ये रिएक्शन हमने कहीं पहले पढ़ी है? क्या हम ये एल्केन्स में पढ़ चुके हैं? बिल्कुल। आप ध्यान दोगे अगर थोड़ा सा, अब क्या होगा बेटा, आपने इतनी सारी रिएक्शंस पढ़ ली, इतनी सारी नॉलेज आपके पास आ गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कि अब आप जब नए नए और रिएक्शन पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कहीं ना कहीं हम इन बातों को पहले भी पढ़ चुके हैं। आपस में इंटर रिलेटेड है रिएक्शंस, कुछ नया नहीं। वैसे बहुत कुछ नया भी मिलेगा आपको, लेकिन ज़्यादातर वेज में क्या होगा कि रिएक्शन जो है वो रिपीट करेगी अपने आप को। तो वो ध्यान आपको देना है कि आपने वाकई में अगर सीरियसली पढ़ा है तो आपको एकदम, जैसे ही आप ये पढ़ेंगे फ्रॉम एल्केन तो एकदम आपके दिमाग में क्लिक होगा कि अरे हाँ ये तो हमें पता है, वी हैव स्टडीड दिस थिंग। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स हमने पढ़ लिया है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती थी जहाँ पे हमने ये एल्केन्स में उनकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वो यहाँ पर क्या बन जाएगी? प्रिपरेशन। क्यों? क्योंकि हम एल्काइल हैलाइड बनाना चाह रहे हैं, इजंट इट? पता है आप लोगों को? तो आओ हम लोग पहले चेक कर लेते हैं किस तरह से बनाएंगे और फिर एग्जाम्पल रिएक्शन लिखेंगे। डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स कब हो सकता है? आपको कंडीशंस बहुत अच्छे से मैंने बहुत बार बताई है। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, हीट और सुटेबल कैटलिस्ट यील्ड्स एल्काइल हैलाइड्स। तो अगर आप सनलाइट, हीट और कोई सूटेबल कैटलिस्ट अवेलेबल करवा रहे हो तो आप एल्केन का सीधा हेलोजिनेशन करवा सकते हैं, जिसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, हेलोजन जुड़ता है, और जब तक आपके पास हेलोजन होता है तब तक रिएक्शन चलती रहती है। ये भी इसकी खास बात है, इस रिएक्शन की चेन रिएक्शन के फॉर्म में होती है। नाउ क्लोरीनेशन इज फास्ट, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, क्लोरीनेशन बहुत फास्टली हो जाता है, ब्रोमीनेशन इज स्लो। अगर आप ब्रोमीन ऐड करवाना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और अदरवाइज आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा। वाइल डायरेक्ट आयोडीनेशन इज नॉट पॉसिबल एज द रिएक्शन इज रिवर्सिबल। अगर आप सीधा आयोडो डेरिवेटिव बनाना चाहते हैं तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बिकॉज आयोडीनेशन की जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल होती है। हम बार बार आयोडीन जोड़ते हैं बट आयोडीन वहाँ से फिर से ब्रेक डाउन होके HX बनाता रहता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप आयोडीनेशन करवाना चाहते हैं तो आपको एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है उसका यूज लेना पड़ेगा। ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में आप HiO3 ले सकते हैं बड़ी आसानी से, पर आयोडिक एसिड जो है उसका यूज कर सकते हैं
क्लियर, या फिर नाइट्रिक एसिड ले सकते हैं विच इज ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जनरली आपको ज़्यादातर बुक्स में ये लिखा हुआ मिलेगा, बट इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड। क्लियर, क्यों यूज़ करना पड़ रहा है यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, HI का बार बार फॉर्मेशन होता है, तो हम उस HI के फॉर्मेशन को रोकने के लिए क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो यहाँ पे ऐड करके रखते हैं। क्लियर एवरीवन? तो आओ हम लोग इसकी रिएक्शन देख लेते हैं और आप लोगों को भी नोट डाउन करनी है। CH4 लिया हमने, सनलाइट अवेलेबल करवाई है, क्लोरीन अवेलेबल करवाया है, तो आपको पता है पहले एक हाइड्रोजन का रिप्लेस होगा, एक क्लोरीन जुड़ेगा और साथ में HCl मिलेगा। फिर आपके पास अगर और क्लोरीन है तो वो एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, एक और क्लोरीन जुड़ जाएगा, इजंट इट? इस तरह से फिर से ये रिएक्शन हो सकती है। इस बार मिलेगा आपके पास CHCl3 प्लस HCl। इसके बाद में क्योंकि आपको साफ दिख रहा है कि एक हाइड्रोजन अभी रिमेनिंग है, तो क्लोरीन उसे भी हटाकर अपनी जगह वहां बनाता है और लास्ट में हमें टेट्रा हेलोजन वाला कंपाउंड जो है वो अवेलेबल होता है। तो बेसिकली ये जो रिएक्शन है क्लोरीन के साथ तो रेडिली हो जाती है, बट ब्रोमीन के साथ थोड़ी स्लो होती है और आयोडीन के साथ हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ता है। बट क्योंकि जो रिएक्शन आप देख रहे हो इसमें आपको पता है मोनो हेलोजन भी बन रहा है, डाई हेलो डेरिवेटिव भी बन रहा है, ट्राई हेलो डेरिवेटिव भी बन रहा है, टेट्रा भी बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जब हम ये रिएक्शन एंड होती है और हम लोग प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, तो प्रोडक्ट में क्या है, इन सब का मिक्सचर होता है जिसमें मोनो भी है, डाई भी है, ट्राई भी है, टेट्रा भी है। तो इस तरह के मिक्सचर में से इन सब को एक दूसरे से सेपरेट करना जो है वो थोड़ा मुश्किल रहता है, इसलिए ये जो मेथड है इसको इतना अच्छा मेथड नहीं माना जाता। क्लियर है बात? ओके एवरीवन, तो आपको ये बात भी नोट करनी है कि दिस इज़ अ वेरी कॉमन मेथड। सबसे पहले हम लोग यही मेथड पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा यूजफुल भी है, बट लेबोरेटरी मेथड के फॉर्म में हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज इट इज़ गिविंग अस अ मिक्सचर ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट्स, ओके, जहाँ से इनका सेपरेशन थोड़ा मुश्किल रहता है। क्लियर एवरीवन? सो दिस वॉज द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स, जिसमें हमने एल्केन से हेलोजन बनाने का तरीका जो है वो सीख लिया है। क्लियर? So now we are going forward to the second topic or second method of preparation, which is from alkenes. alkenes से हम कैसे बना सकते हैं थोड़ा सा देखिए आप लोग, फिर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगी। रिएक्शन हम लोग लिखेंगे, हेलोजन एसिड्स लाइक HCl, HBr, HI react readily with alkenes to form alkyl halide। अब याद करो, क्या ये रिएक्शन आपने कहीं लिखी है? बिल्कुल, जब आप लोग एल्कीन्स वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तब हमने एडिशन रिएक्शन पढ़ी थी, वहाँ पे ये उनकी प्रॉपर्टी थी, यहाँ पे इनकी प्रिपरेशन बन गई है, इजंट इट? और हमें पता है कि जो भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं वहाँ पे एडिशन रिएक्शन सबसे कॉमनली ऑब्जर्वेबल रिएक्शन होते हैं, सबसे कॉमनली ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पर भी वही है, एल्कीन पे आपको क्या करवाना, इफ़ यू वांट हेलोजन डेरिवेटिव तो आपके पास कोई हेलोजिनेटेड अटैकिंग रिएजेंट होना चाहिए। एज दे आर अनसैचुरेटेड तो बहुत आसानी से एडिशन रिएक्शन हो जाती है, HCl, HBr, HI। आपको मैंने कंडीशन भी बता रखी है, अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन होती है तो आपको मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करना पड़ता है। इफ़ यू आर हैविंग सिमेट्रिकल एल्कीन तो वहाँ पे किसी तरह के मार्कोनिकॉफ रूल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मार्कोनिकॉफ रूल क्या था वो भी हमने डिस्कस किया है जब हम लोग एल्कीन्स पढ़ रहे थे, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया था उसमें भी कि नेगेटिव पार्ट वहाँ जाता है जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, और हाइड्रोजन या पॉजिटिव पार्ट वहाँ जाता है जहाँ हाइड्रोजन पहले से ही ज़्यादा है। ठीक है, परऑक्साइड इफेक्ट, इसी से रिलेटेड छोटा सा टॉपिक था परऑक्साइड इफेक्ट, जो मैंने आपको बताया था, जहाँ पे परऑक्साइड की प्रेजेंस में HBr का एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता था। तो ये सब बातें भूलनी नहीं है, एक बार पढ़ लिया और निकल के दिमाग से ऐसे थोड़ी ना करना है, इनको हमेशा अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि ये रिएक्शन बार बार रिपीट होती है। देखो आपने सोचा एल्कीन में पढ़ लिया, मार्कोनिकॉफ पढ़ लिया, छोड़ो, तो मैंने उस वक्त भी आपको कहा था कि आपको इसको ब्रेन में रखना है, ये आपको कई बार बहुत सारी जगह अप्लाई करना पड़ेगा, इतना इंपॉर्टेंट रूल है मार्कोनिकॉफ का। ठीक है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं जिससे बात क्लियर हो जाएगी। ये जो डिफरेंट हेलोजन एसिड्स है, पहले इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर बता देती हूँ मैं आपको। HI इज द मोस्ट रिएक्टिव, देन HBr एंड देन HCl. This is the correct order of reactivity of different halogen acids. Clear everyone? तो देखिए अगर आपके पास एल्कीन है,
लाइक दिस, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ओके। और आप यहाँ पे एडिशन करवाना चाह रहे हैं HCl का, तो आपको पता है एक पे H जाएगा, एक पे क्लोरीन चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने यहाँ पे ले लेते हैं हम क्लोरीन, और यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3, कोई प्रॉब्लम बन गया हमारा हेलो डेरिवेटिव, क्लियर है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे होगी, प्रोडक्ट आपको कहाँ पे सोच समझ के बनाना है, जहाँ पे आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। तो मैं एग्जाम्पल बता दूँ, एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, ये लीजिए। अब यहाँ पे आपके पास दो कंडीशंस है कि आप कौन कौन से प्रोडक्ट बनाएंगे। मार्कोनिकॉफ रूल आपको यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा, जो क्या कह रहा था कि H वहाँ जाता है जहाँ H पहले से ही ज़्यादा है, और नेगेटिव पार्ट वहाँ जाता है जहाँ हाइड्रोजन कम है। तो प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या मिलेगा हमें, CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे हो जाएगा CH3, और यहाँ पे जुड़ जाएगा हमारा ब्रोमीन, इजंट इट, और नाम क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो ये जो मेथड आपने देखा है, ये जो प्रोडक्ट बना है आपके 2 ब्रोमो प्रोपेन, ये आपने कैसे, आपने 1 ब्रोमो प्रोपेन क्यों नहीं बनाया, क्योंकि आपको पता था कि हमने जो ये एडिशन करवाना है, यहाँ पे हमें मार्कोनिकॉफ रूल जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। अगर हमने मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो नहीं किया तो क्या प्रोडक्ट बनता, थोड़ा सा डिफरेंस रहता प्रोडक्ट में, CH3 CH2 CH2 एंड Br, ये वाला प्रोडक्ट बनता आपका, विच वॉज नॉट करेक्ट। ये बनता है बट दिस इज माइनर प्रोडक्ट, आपका जो मेन प्रोडक्ट है वो 2 ब्रोमो प्रोपेन ही है मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है बेटा, एक बात मुझे बता दो, अगर आपके पास होती 2 ब्यूटीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH देन CH3, अगर आपके पास 2 ब्यूटीन होती तो आप कौन से प्रोडक्ट बनाते, क्या कोई चेंज होता मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग या नहीं होता? अगर होता तो किस तरह के प्रोडक्ट बनते और नहीं होता तो किस तरह के बनते, आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे अपना आंसर लिख के। और अगर आपके सामने होता 1 ब्यूटीन CH डबल बॉन्ड CH2, अगर ये वाला आपके सामने सबस्ट्रेट होता और इस पे आपको HBr का एडिशन करवाना होता, और वो एडिशन आप करवाते इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड, तो क्या प्रोडक्ट बनते, व्हाट विल बी योर मेजर प्रोडक्ट इन दिस केस? क्लियर है, समझ आ रही है बात आपको? बस ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको हमेशा ध्यान देनी पड़ती है, और यहीं पे जो बच्चे हैं वो कई बार गड़बड़ कर देते हैं। जनरली तो देखो बेटा, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स होते हैं ना, वहाँ पे गड़बड़ी के चांस नहीं रहते। जहाँ पे आपको बॉन्ड लाइन डायग्राम दिया हुआ है वहाँ पे आप या तो फिर ठीक से कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, ठीक से आपको ध्यान नहीं पड़ पाता है कि किस तरह की रिएक्शन होगी, किस तरह से, बस आपको जो ध्यान रखना है व्हेन यू आर फीलिंग लाइक दिस कि हाँ यहाँ पे 2 तरह के प्रोडक्ट ऑब्टेन हो सकते हैं, जहाँ पे ऐसा लगे 2 तरह के प्रोडक्ट ऑब्टेन हो सकते, कहाँ लगेगा, जहाँ पे यू आर हैविंग अनसिमेट्रिकल एल्कीन, उसी समय आपको मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करना है। जैसे इथीन में वहाँ जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि सिमेट्रिकल एल्कीन है। यहाँ पे 2 ब्यूटीन में बताओ, यहाँ पे ये सिमेट्रिकल है कि एसिमेट्रिकल है? बिल्कुल सिमेट्रिकल है, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन नंबर बिल्कुल इक्वल है, तो सिमेट्रिकल है। तो यहाँ पे भी मार्कोनिकॉफ, अगर आप इधर ब्रोमीन बनाओगे तो 2 ब्रोमो बना दोगे, इधर लगाओगे तो इधर से हम काउंटिंग कर लेंगे 2 ब्रोमो बन जाएगा। तो कोई ज़्यादा वो मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि भूलना नहीं है आपको। एक बार अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है तो फिर उस कॉन्सेप्ट से तो स्टिक होके रहना है आपको। क्लियर है बात? तो दिस वॉज the simple addition of halogen acids to get alkyl halides from the alkenes। एक तरफ H, एक तरफ हेलोजन ऐड किया, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो किया, क्योंकि आप पढ़ चुके हो मार्कोनिकॉफ रूल, अब नया नहीं है आपके लिए। एंटी मार्कोनिकॉफ कब लगता है? जब पेरोक्साइड हम यूज करेंगे तब हमें एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन करवाना है। तो मैंने आपको जो एग्जांपल्स बताए हैं वो सभी को लेके बता दिया, सबको मैंने कलेक्टिव एग्जांपल्स जो है वो आपको बता दिए ताकि कंफ्यूजन ना रहे आपके दिमाग में। क्लियर है एवरीवन? बात समझ आ रही है सभी को? तो ये सारे एग्जांपल्स आपको नोट करने हैं, सारे एग्जांपल्स जो है वो अपने पास रखने हैं, और डिफरेंट एग्जांपल्स भी आपको अपने साथ ट्राई करते रहना है। जैसे मैंने आपको 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन दिया, आप 1 पेंटीन से बना के देखो, 2 पेंटीन से बना के देखो, क्या 3 पेंटीन भी बनता है उससे बना कर देखो। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स करते रहोगे उतनी ही ज़्यादा पिक्चर क्लियर होती रहेगी, उतने ही ज़्यादा परफेक्ट होते रहोगे, डाउट्स जो है उतने ही कम होते रहेंगे। क्लियर है? आप लोगों ने एल्कीन्स के टाइम पे ये रिएक्शन पहली बार पढ़ी थी, मार्कोनिकॉफ पहली बार सुना था, अब दोबारा सुन लिए हो। दोबारा का मतलब क्या है कि बार बार आएगा ये,
ये बार बार आने वाला है जब भी आप एल्कीन पे एडिशन रिएक्शन परफॉर्म करवाएंगे, और वो भी किसी पोलर अटैकिंग रिएजेंट के साथ। पोलर अटैकिंग रिएजेंट के साथ हमेशा आपको ये रूल जो है वो अप्लाई करना है, हमेशा फॉलो करना पड़ेगा। ध्यान आपको देना है कि मार्कोनिकॉफ रूल क्या बताता है और पेरोक्साइड इफेक्ट क्या बताता है, दोनों में डिफरेंस करना सीख जाओ, बस बात यही है। क्लियर है? तो ये एक तरीका था जिसमें हमने एल्कीन से एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन सीख लिया और एल्केन से भी एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन सीख लिया। बट अभी भी एल्काइल हैलाइड्स के प्रिपरेशन की और भी बहुत सारे मेथड्स हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ नया जो है वो आपको मिलता रहेगा। इंपॉर्टेंट नोट जो है वो आपको लिखना पड़ेगा। जैसे आपको यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल मिलने आ गया फिर से, वैसे ही आगे जो मेथड्स हैं वहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ नया जो है वो मिलता रहेगा। ठीक है, तो उन मेथड्स को मैं आपके लिए नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। आई होप आपने ये दोनों मेथड्स लिख लिए हैं। आपको जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैंने हेलोजन डेरिवेटिव बताया था वो भी आपने नोट किए हैं, एग्जांपल्स भी किए हैं। और सिर्फ नोट करके ही नहीं रखना है, खुद भी ट्राई करते रहा करो। जब क्लास के बाद में जब भी आपको टाइम मिले आप अपना ट्राई करो, पेजेस जितने पेजेस भर सकते हो उतने भरते रहो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दिमाग में रखने का, लर्न करने का तरीका यही है, पेन चलाते रहो लगातार, कुछ ना कुछ उसमें से कॉन्सेप्ट जो है वो लेके और उस कॉन्सेप्ट पे अपना जो प्रैक्टिस है वो बना के रखो। क्लियर? आई होप आपको समझ आया है आज का टॉपिक, और इसी उम्मीद के साथ मैं आज आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में विद द हेल्प ऑफ और न्यू टॉपिक्स हम लोग डिस्कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे आपके नॉलेज के लिए और आपके मार्क्स के लिए। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।